आइए हम लोग बजट पढ़ रहे हैं और बजट में हम लोग देखें कि सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय शामिल होता है, लेकिन सार्वजनिक आय यानी पब्लिक इनकम में राजस्व प्राप्तियां यानी राजस्व आय और पूंजीगत आय आते हैं। राजस्व आय में यानी रेवेन्यू इनकम में हमारा, अच्छा एक पॉइंट और बताइए, आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा, वास्तव में अगर देखा जाए सरकार की इनकम रियल में क्या है तो रेवेन्यू इनकम। वो जो पूंजीगत आय होता है ना, सार्वजनिक आय में जो पब्लिक इनकम में सार्वजनिक आय में ये 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक राजस्व आय है, याद आ रहा है, याद आया पिछला, और दूसरा पूंजीगत आय है, कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय। ठीक है, ये जो आय है ना इनकम, वास्तव में यही किसी सरकार की रियल आय होती है, किसी देश की इनकम होती है। हाँ, यानी जो आप कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा जाता है संचित निधि में, पूरा पैसा यही तो जाता है। और वही इनकम है, जैसे आप ही हैं, आप मजदूर हैं अगर, तो मजदूरी से ही आपको इनकम होगी। कृषि क्षेत्र में लगे हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से जो इनकम होगी। अगर आप इंडस्ट्री में लगे हैं या कोई उद्योग है या, तो जो इनकम होगी वही आपका वास्तव में राजस्व आय है। लेकिन याद रखिए, आप किसी से उधार ले लिए, वो इनकम है, वो तो चुकाना ही पड़ेगा एक दिन। वो तो हमारा भाई आवश्यकता पूरा करने के लिए लेना पड़ा, जरूरतों को पूरा करने के लिए लेना पड़ा। या हो सकता है कि हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, उसके लिए हमारे पास पैसा कम है तो इन्वेस्ट करने के लिए हम उधार ले, लेकिन बाद में चुका। लेकिन क्या वो रियल में इनकम है? नहीं ना है। तो सरकार जो इसमें ये पूंजीगत आय जुटाती है ना, ये तो लेती है, ये पैसा कम पड़ जाता है खर्च करने के लिए, तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रही है तो उसके लिए भी चाहिए। तो फिर ये पैसा लेती है पूंजीगत इनकम, यानी उधार लेती है, लोगों से लेती है ना। लेकिन क्या सचमुच में ये सही तरीका है? अगर देखा जाए तो सही राजकोषीय नीति अगर ये लोग फॉलो करते, फिजिकल पॉलिसी, तो सिर्फ राजस्व आय से खर्चा चलाते। हम किसी के उधार के वो नहीं, किसी का कर्जा खाए नहीं रहते। कहते हैं ना कि का कर्जा खाए हैं, तो नहीं खाए, लेकिन लिए हैं। और आपको हम बताएंगे अभी आगे चल के कि सरकार जितना उधार ली है, कितना ली है यह हमें नहीं पता, लेकिन जितना उधार ली है उसका अगर सरकार के पास इनकम जितना हो रहा है, मतलब उधार के अलावा, इसमें सरकार अगर मान लीजिए पूरा साल में 100 रुपए कमा रही है ना, तो उसमें से 20 रुपए उठा के सीधे ब्याज दे दे रही है, इतना उधार ले चुकी है। सिर्फ ब्याज दे देती है, ले जाओ 80 रुपए से खर्चा चलाती है। ऐसी उधारी किस काम? अभी उधार वैसे ही बचा। हाँ, जो ब्याज देती है उत्तर प्रदेश को दे देना, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से बहुत विकसित कब्बे हो जाए, जितना खाली ब्याज देती है। 20% बहुत पैसा, खाली ब्याज। जबकि ब्याज इतना सस्ता मिलता है फिर भी हाल है, तो सोच लीजिए मूल कितना होगा। उधार लेके बैठे, अभी कल ही उदाहरण दी, 2015 में ली उधार। बहुत उधार लेते हैं, कोई एक आदमी से थोड़ी लेते हैं, कोई आदमी से क्या लेना देना, तो संस्था से और सरकार से मतलब है। ठीक है, अब ये जो इनकम था इसको हम लोग कर योग्य आय यानी कर वाले जितने थे और
गैर कर में बांट दिए थे, नॉन टैक्स, गैर कर आय नॉन टैक्स इनकम, और ये कर आय या कर योग्य आय। ठीक है, इसको हम लोग बांटे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष में हम लोग देखे कौन भारत सरकार का है, इंडियन मतलब सेंट्रल का टैक्स है, और कौन स्टेट का है। उसमें 2-3 टैक्स का हम जिक्र नहीं किए, वो टैक्स जब पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में बता देंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये अप्रत्यक्ष कर हम लोगों को पढ़ना है, पकड़ पा रहे हैं ना। चले ना इनडायरेक्ट टैक्स पे। हम बताए थे वहीं कि डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंट जिस एक ही पे लगता है, मतलब जिसपे यानी करापात और कराघात एक ही पे है, यानी जिसपे कर लगाया गया उसे कराघात कहते हैं, कर का आघात जिसे चोट पहुंचाया गया, इम्पैक्ट देना भी उसी को पड़े तो करापात, हाँ करापात। तो जिसको लगाया गया दे भी वही रहा है तो क्या है, वो प्रत्यक्ष कर है। जैसे आयकर, व्यक्तिगत आयकर लगा हमारे पे, देना भी हमें को, तो ये क्या हुआ, करापात हमारे पे हुआ यानी लगा, देना हमी को है यानी कराघात हुआ, फिर करापात में की। करापात मतलब देना पड़ा, कराघात मतलब जिसको लगाया गया, आघात जिसको किया, इम्पैक्ट और इंसिडेंट एक ही व्यक्ति। लेकिन लगा हमारे पे, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, कोई और दे रहा है। मतलब हमारी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सदाबहार, नहीं सदाबहार पतंजलि, एक नया कंपनी खोल लिए, सदाबहार नहीं, पतंजलि नहीं ठीक है, हम सदाबहार पतंजलि खोल लिए सदाबहार पतंजलि। अब उस कंपनी पे हम बना दिए, कोई भी पेस्ट बना दिए, बढ़िया पेस्ट, सुबह मंजन करिए, दिन भर मुंह फ्रेश, एकदम दांत चमकता हुआ। मंजन करें ठीक से, उसमें करके बताया भी जाएगा, एक दिन प्रैक्टिकल किया जाएगा कैसे साफ करना है दांत। अब उसमें हम अब बना दिए प्रोडक्ट, लेकिन वो लगाया बिक्री कर, क्या लगाया, सेल टैक्स, यानी हम बेचेंगे, यानी विक्रेता बेचेगा या हम देंगे तो हमें देना होगा ना, लेकिन नहीं, वो बिक्री कर किसको देना होगा, लगा हमारे पे, सदाबहार पतंजलि पे पेस्ट बनाए, 70 रुपए का बनाए, उस पे लिखे हैं 150 रुपए, जानबूझ के लिखे हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जाएंगे तो सब 10-10 रुपए नहीं कमाएंगे, 5-5 रुपए, और उस पे 10 रुपए टैक्स है, 12 रुपए, 15 रुपए, जो भी 20 रुपए वो लगा हुआ है। तो देना हमें है, लेकिन हम देंगे नहीं, जो खरीदेगा वो देगा। तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा, लगाया हमारे पे गया, लेकिन दिया कौन, पब्लिक। दूसरा, तो करापात हमारे पे हुआ, कराघात हमारे पे हुआ, लेकिन करापात यानी जिस वह टैक्स जिसका करापात और कराघात अलग अलग हो, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट, यानी लगे किसी और पे दे कोई और जब आप दे रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि हम दे रहे हैं। प्रत्यक्ष कर पता रहता है, इनकम टैक्स जाके जमा करते हैं। डायरेक्ट टैक्स की ये खासियत होती है कि व्यक्ति को पता रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का पता नहीं रहता, वो दे दिया उसे पता ही नहीं, उससे ले भी लिया गया, तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की यही परिभाषा है कि करापात यानी कराघात जिसपे लगाया गया, और करापात इंसिडेंट किसी और पे, तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों एक ही है, करापात भी इसी पे, कराघात दोनों एक ना। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को चलते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए हम पढ़ा तो दिए, लेकिन टैक्स नहीं बताए,
हालांकि आगे हम मुद्रास्फीति बताते तो वहाँ टैक्स शुल्क सब बताते कि होता क्या है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जब आप सोच रहे हैं तो हम समझा दे रहे हैं, हमारा काम ही है। पहले 3 शब्द आपको जानना चाहिए। एक टैक्स जानना चाहिए, एक फीस जानना चाहिए ड्यूटी, और एक ड्यूटी जानना चाहिए। देखिए आप लोग ये भी देखते होंगे ना, वो ड्यूटी लगा है। जैसे सीमा शुल्क देखिए, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क। तो आइए देखिए, उसमें ड्यूटी लिखा है, तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है तभी दिया है। टैक्स देखिए क्या होता है, ये कर है, ये फीस यानी शुल्क है, और ये भी एक प्रकार का कर ही है, लेकिन समझिए ड्यूटी, समझेंगे अब। टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी पेमेंट है, भुगतान है जो व्यक्ति को देना ही पड़ता है। इसके बदले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाता, कोई बेनिफिट नहीं, और उस पे अनिवार्य है, उसको देना ही पड़ेगा, नहीं देने पे दंड है। एक प्रकार का ये दंड है, पनिशमेंट है अगर नहीं देंगे तो, वो टैक्स है। इसके बदले आपको कोई लाभ नहीं मिलता। हालांकि आपका पैसा लेके पूरी जनता को लाभ दे दिया जाता है, सरकार लेकर के लाभ देती है पूरी जनता को, वही पैसा बांटती है ना सरकार के पास, और क्या इनकम है। लेकिन आपको कोई, आपसे ली तो आपको कोई पर्सनल लाभ दी, और इसका लगाने का उद्देश्य होता है कि जो अधिक से अधिक लोग लाभ कमा रहे हैं उनसे अधिक से अधिक वसूला जाए। आप देखेंगे जो जितना कमाता है उससे उतना ज्यादा लिया जाता है। तो ये समानता को कम करने के लिए भी कोशिश की जाती है, अरे समानता मतलब लाने के लिए, इनइक्वलिटी को कम करने के लिए कोशिश की जाती है। फीस क्या है? फीस एक किसी सेवा के बदले लिया जाने वाला शुल्क है। ये तभी आपसे लिया जाता है जब कोई सुविधा, कोई सेवा दी जाती है। जैसे स्कूल में फीस जमा करते हैं, वो पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, सेवा वो देता है इसीलिए फीस लेता है। कहीं पे आप जैसे सामुदायिक शौचालय है, कहीं भी आप जा रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग में सेवा ले रहे हैं, तो वो भी सेवा दे रहा है, फीस ले रहा है। हॉस्पिटल कहीं भी डॉक्टर को दिखाए, सेवा दिया, फीस लिया। तो फीस किसी सेवा के बदले दिया जाए, ये कोई अनिवार्य नहीं है। ये इसलिए किया जाता है ना, इसके पीछे का तर्क क्या है, लक्ष्य क्या है? इसमें ये कहा जाता है कि उपभोग जो लोग कर रहे हैं वे कम से कम करें। मतलब अगर फीस न लिया जाए तो सभी लोग चले आएंगे सुविधा लेने, लाभ लेने। इसलिए उपभोग को कम करने के लिए कोशिश किया जाता है कि वही उपभोग करें जिनको जरूरत है ना, जिसको जरूरत है वही उपभोग करें। कंजप्शन तो मतलब इसका लाभ, बेनिफिट है ना। और ड्यूटी यानी, ये ड्यूटी समझ लीजिए, ये भी एक प्रकार का कर ही है, लेकिन टैक्स शब्द नहीं यूज हुआ है। इसको इसलिए लिया जाता है कि आपको इनडायरेक्ट ढेर सारी सुविधाएं दी गई, फैसिलिटी। जैसे देखिए, जब भी विदेश से कोई सामान आता है तो पोर्ट की सुविधा दी गई होती है, वहां से ढेर सारे नाव वगैरह सब सुविधा आपको दी गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, सड़क, इंटरनेट सब डेवलप किया गया है ना। इसीलिए टैक्स आपसे लिया जाता है, लेकिन ये टैक्स नहीं है, ड्यूटी है। तो किसी विशेष सुविधा, विशेष नहीं कहेंगे, सरकार कई सुविधाएं दी है, उस सुविधा इनडायरेक्ट दी है, अप्रत्यक्ष रूप से दी है, आप लाभ उठा रहे हैं तो आपसे थोड़ा सा ड्यूटी लेगी, यानी कर लेगी।
तो ये जो कर है ये सुविधा सरकार अप्रत्यक्ष दी है, उसके बदले ले रही है, और आप देखेंगे उसी में ले रही है, हर जगह नहीं लेती। जैसे उत्पाद शुल्क है तो आप लोग ड्यूटी करते हैं उसको, मतलब इंग्लिश में ड्यूटी आता है ना, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो क्यों ड्यूटी लगता है? देखिए वहां तक सरकार कोशिश करती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है सीमेंट की फैक्ट्रियों तक रेलवे की ट्रैक लाइन बिछा दी जाती है, नहीं पता होगा आपको, जाके देखिए फैक्ट्री के अंदर तक रेलवे की ट्रैक लाइन चली जाती है और सिर्फ उनके लिए बिछी रहती है। सड़क की सुविधा दे दी जाती है, बिजली उनके यहाँ बड़का वाला पहुंचा दिया जाता है, दी गई है ना, आप अपने खोलते तो कर पाते। तो ये सब जो सुविधा दी जा रही है, हालांकि घुमा फिरा बात वही है, चाहे टैक्स के रूप में ले, लाभ पे ही, उत्पादन पे ही तो ले रहा है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ बदल गया है, ड्यूटी कह देते हैं। तो जो सुविधा दी है इनडायरेक्ट, आपको नहीं पता है लेकिन दी है, सुरक्षा दी है, सिक्योरिटी दी है ना, उस और अप्रत्यक्ष सुविधा के बदले लेती है। तो इसको याद रखेंगे, इनडायरेक्ट जो फैसिलिटी दी है, अप्रत्यक्ष सुविधा, डायरेक्ट नहीं दी आपको, दी तो सबको है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा मिल गया है, आप ज्यादा लाभ ले रहे हैं। ये बताइए, रोड पे चलने वाले ट्रक हाईवे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि साइकिल वाला करता है? तो हाईवे से फायदा उनको सामान ले आने में ज्यादा है ना, जल्दी आसानी से पहुंच जाते बेरोक टोक के, सुबह चले शाम तक चलते गए, रुके खाए पिए रुक गए, तो टोल टैक्स नहीं लेगा, और भी चीजों का। तो वही हमारा कहने का मतलब है, लेकिन वो तो मान लीजिए ठीक है, अप्रत्यक्ष सुविधा जो दी है उसी के बदले जो लिया जाता है वो ड्यूटी कहलाता है, टैक्स। थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन जानते रहेगा 3 तरह के शब्द यूज होते हैं, और इन तीनों को एक नाम से लेवी बोल दिया जाता है, पुरानी भाषा में लेवी, LEVI, लेवी में सब है। कितना लिखवाएंगे, पूरा किताब तो नहीं छपवाएंगे। हाँ तो बता दे रहे हैं उतना। आइए देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अब आते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक केंद्र सरकार द्वारा जो लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा जो लगाए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, केंद्र सरकार जो लगाती है उसमें ज्यादातर टैक्स इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वाले। पहला है सीमा शुल्क, का नाम सुने हैं? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, अभी अभी जो नाम लिए थे, ड्यूटी है इसमें, क्या है? ड्यूटी, देखिए आ गया ना ड्यूटी, टैक्स काहे नहीं रखे? शुल्क तो फीस हो रहा है, कोई शुल्क है भी नहीं, आप ही सोचिए, ये शुल्क नहीं है, टैक्स भी नहीं है, लेकिन एक तरह का टैक्स है इनडायरेक्ट। और आप देखेंगे ज्यादातर ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ज्यादातर ड्यूटी आप देखेंगे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क क्या होता है? बाउंड्री पे, जैसे भारत है तो अगर यहाँ से कोई सामान ले जा रहे हैं, निर्यात, मंगा रहे हैं, आयात, तो यही बाउंड्री पे, सीमा पे जो टैक्स लिया जाता है वस्तुओं के आयात निर्यात पे, उसे क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। और ये इनडायरेक्ट होता है, लेकिन कैसे लग जाता है पता भी नहीं चलता, जैसे हम समझा रहे हैं, चाइना से कोई, अच्छा क्यों लगाया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे चाइना का कोई सामान आया, आता ही है, सबसे ज्यादा अगर कहीं से सामान आता है भारत में तो चाइना से आता है, सस्ता पड़ता है, और इतना टैक्स लगाते हैं ये लोग तब भी सस्ता पड़ जाता है, बहुत ज्यादा लगा देते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए भारत में कोई चश्मा है अजूबा वाला, तो चश्मा मान लीजिए कोई बना है भारत में,
तो यहाँ तो सीधे दुकान पे जाएंगे तो कहीं 400 रुपये फ्रेम है, रहेगा 20 रुपए का। 20 रुपए का फ्रेम 400 में देंगे। वो कोई टाइटेनियम वाइटेनियम का नहीं बना है कि आपको 400 ले रहे हैं। 20 रुपए का फ्रेम रहता है, 400 रुपए लेते हैं। जो लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन बात सही है। ठीक है, 400 रुपए में ले रहे हैं फ्रेम। 6,000 में तो सोने का बन जाएगा एक्चुअली। ये सोने का बना देंगे तो 50,000 ले लेंगे सब। हाँ हाँ, तो देखिए 400 का फ्रेम है। चाइना वाला अपना फ्रेम लेके आया कितने का, मान लेते हैं 50 रुपए का। कितने का, 50 रुपए का। अब समझिए, ये लोग कहेंगे यहाँ आएगा तो फिर हमारा तो गबड़ा जाएगा। ये भले 400 में बेच रहे हैं, लेकिन ये खरीदे हैं 100 में। कितने में, 100 में खरीदे, 400 में बेच रहे हैं। ये 50 में है। यहाँ जैसे ही आया, इस पे लग गया सीमा शुल्क। अभी और कर लगेंगे, अभी घबराइए नहीं, सीमा शुल्क लगेगा। ये लगाया इसलिए जाता है कि बाहर जो दूसरे देश में बनी वस्तु है वो हमारी वस्तु से ज्यादा सस्ती न पड़े, नहीं तो हमारी वस्तु का उत्पादन घटेगा, प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया वैसे भी चल रहा, तो यानी हमारे यहाँ जो उत्पादन घटेगा तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन यानी घटेगा, तो कंपनियों में काम नहीं होगा और लोग छटनी पे चले जाएंगे, वहां से हटा दिया जाएगा। इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना पड़ेगा भाई। हर साल हम बनाते थे 10 ट्रक सामान, इस साल हमें 8 ही ट्रक बनाना होगा, तो बाकी लोगों को हटा देंगे। और चलिए 10 ट्रक बना रहे हैं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल 12, 14, 15 ट्रक बनाए, है ना, कोई भी सामान। लेकिन ये जब आ गया हमारे यहाँ तो हम लोग इस पे टैक्स इसलिए ज्यादा लगा देते हैं, सीमा शुल्क, कि ताकि हमारे प्रोडक्ट से इनके प्रोडक्ट के मूल्य में ज्यादा अंतर ना आए। फिर भी सस्ता पड़ जा रहा है। उतना लगाने, अब कितना लगाएंगे, एक उचित सीमा है ना। हर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नियम है, समझौता है, ज्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रम्प गए थे, मोदी जी, पता नहीं कौन कौन लोग गए थे, हमें नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इस समय यही तो है चर्चा में कि भारत में पूरा टैरिफ हटाने की पूरी, वो अपने यहाँ लगाएगा ना, तो वहाँ कितना भारत का सामान जाता ही है, लेकिन अमेरिका का तो भारत में आता है। तो यहाँ से जब टैरिफ हटा देंगे तो उन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं एलन मस्क, तो ढेर सारा अपना उतार देंगे, उड़ने वाली कार सब आ जाएगी, तो प्रतियोगिता उतनी हो नहीं पाएगी, सस्ता पड़ेगी। वही सब लग जाता है तो महंगा पड़ता है। बहुत सी चीजें हैं, कई चीजें हैं, उतना डिटेल आपको जानना पड़ेगा तब समझ पाएंगे, लेकिन बस इतना जानिए कि ये सीमा शुल्क लगा तो कितने का हो गया, 80 रुपए का। ठीक, यहाँ जो लेके आ रहा है अपना लगा बजा के अपना 90 में बेच दिया, तब भी तो इनसे सस्ता पड़ा, 100 वाले से पड़ा ना। तो इसीलिए तो प्रतियोगिता में आगे निकल रहा है चाइना, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी इतना हो गया है कि वो लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ऐसे समझिए प्रोडक्शन हो रहा है जैसे हमारे यहाँ कोई कंपनी है, एक दिन में अगर मान लीजिए उस कंपनी में 10 मजदूर लगे हैं, तो जितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, मान लेते हैं 100 एसी बन पा रही, मान लीजिए एक दिन तैयार हो पा रही, मान लेते हैं 10 मजदूर। वहाँ क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि वही 10 मजदूर उसी वहाँ 500 एसी बना रहे हैं, और उसमें जो मटेरियल लगा रहे हैं वो भी मटेरियल और इतने डीप करके लगा रहे हैं, यानी इतने उनके टेक्नोलॉजी ऐसा करके लगा रहे हैं जिससे कि इनका मोटा मोटा प्लास्टिक लगेगा और पतले ही नैनो पे चले गए हैं, इतने मजबूत रहेगा, पतला ही रहेगा, रॉ मटेरियल भी कम लगेगा और उतने स्ट्रांग रहेगा। तो फिर सारी चीज वही मिल रही है, तो समस्या आती है कि जब सारी सुविधा सारी सब कुछ वही मिल रही तो हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करें, उतने में ही ले।
इसलिए मार्केट में अमेरिका से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना, सबसे ज़्यादा करता है। इसीलिए इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत जैसी बेरोजगारी वहाँ नहीं नहीं। आइए देखिए, तो ठीक है, ये समझ गए सीमा शुल्क। और जब बाहर भेजा जाता है तो हमारे यहाँ नहीं लगता है, जानते हैं क्यों? लगा देंगे तो ऐसे ही महंगा हो जाएगा, तो नहीं लगाते। ठीक है, सीमा शुल्क आया। दूसरा समझिए, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क यानी प्रोडक्शन या एक्साइज ड्यूटी, क्या बोलते हैं? अच्छा, उत्पाद शुल्क दो होते हैं, राज्य का भी होता है, केंद्र का भी। तो इसका नाम हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या हो जाता है? यानी सेंट्रल, जब भी सेंट्रल दे दे तो केंद्र का है। एक्साइज ड्यूटी, जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में, उस उत्पाद पे, उस प्रोडक्ट पे जो लगता है टैक्स, उसको उत्पाद शुल्क कहते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जितना बेनिफिट कमाई, सबको सैलरी वगैरह दे करके, कच्चा मटेरियल जितना मंगाई, सब कुछ, सब बिजली वगैरह सब टैक्स खत्म करके, बेनिफिट उसको जो हुआ, नेट बेनिफिट जो बचा, उसको लाभ कहते हैं कंपनी का, यानी वो कंपनी की आय है। और उस आय पे जो टैक्स लगता है उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर, वो डायरेक्ट होता है। पीछे हम लोग देखे थे ना। लेकिन जो प्रोडक्शन कर रही प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो क्या है? उत्पाद शुल्क। ठीक, ये राज्य का भी है, लेकिन वहां पे राज्य उत्पाद शुल्क नाम हो जाएगा। आगे है हम लोगों का जीएसटी। जीएसटी का नाम सुने? देखिए जीएसटी हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तब तो समझ में आएगा। ये राम कहानी है, बहुत लंबा है। और इस समय तो हम देख रहे थे पुलिस के पेपर में 3-3 क्वेश्चन जीएसटी पूछ रहा है, जीएसटी परिषद में कौन नहीं शामिल है। फिर पूछ ले रहा था जीएसटी में कितने प्रकार, कितने दर के टैक्स लगते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन। और जब मतलब डिटेल न पढ़े रहिए तो कर ही नहीं पाएंगे। पुलिस का क्वेश्चन, अब सोचिए ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन। लेकिन पूछा था, ये बहुत डंडा लेके घूमते हैं चौराहे पे, जीएसटी नहीं पता होगा तो फिर। तो गुड्स एंड 4-6 लाइन यहाँ बताएंगे, लेकिन डिटेल में आपको जब टैक्स बताएंगे तो जीएसटी कम से कम 1 दिन पूरा लगेगा समझ, 1 दिन, तब समझ में आएगा। हाँ, पूरा 1 दिन समझ गए, नहीं तो 1.5 दिन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। देखिए पहले था कि वस्तु कर अलग लगता था, सेवा कर अलग, जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको सर्विस टैक्स जोड़ लेते थे पहले, 2017 के पहले। लेकिन 1 जुलाई से हमारा जीएसटी लग गया, यानी इसमें ढेर सारे कर ऐड होके एक हो गए। और ये नीति बनी हमारी कि एक देश एक कर, 1 नेशन 1 टैक्स। इस नीति पे चले ये लोग, और इसी नीति के कारण जीएसटी लगाए कि जितने ढेर सारे अलग अलग एक ही चीज पे टैक्स लग रहा है और अलग अलग चीजों पे लग रहा है, सबको खत्म करो और सब एक जगह करो और एक टैक्स लो, जीएसटी। इस नीति के तहत हम आपको बताएंगे आगे वो डिटेल टॉपिक में कि कौन कौन से टैक्स इसमें ऐड हो गए और कौन आगे चल के अभी फिर ऐड हो गए और कौन हटाए गए। और फिर आगे ये भी बताएंगे कि कितने रेट, कितने दर पे अलग अलग लगती है ना। कहीं 0% किसी चीज पे है, किसी पे 5%, किसी पे 10, ऐसे 28% तक गया। चलिए कुछ लोग पढ़े हैं तो ऐसे ऐसे अलग अलग रेट पे है।
अब फिर उसके अलावा आपको ये भी जानना है कि ये जीएसटी कितने प्रकार की है। एक सेंट्रल जीएसटी होती है, एक स्टेट और एक आईजीएसटी होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और उसके अलावा भी संघ शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी, उनकी तो हम बताएंगे जीएसटी कितने प्रकार की और कौन कौन। और जीएसटी में क्या जोड़ा जाए, कितना टैक्स लगाया जाए, और एक चीज और ध्यान रखिए, जीएसटी का जो पैसा आता है उस पैसे को कैसे बंटवारा किया जाए, इसके लिए वित्त आयोग नहीं सिफारिश करता है। वित्त आयोग का काम है कि केंद्र के पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे बांटा जाए ना, इसके लिए वित्त आयोग नहीं सिफारिश करता। जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद है, कौन सी, वो बताए। हाँ, तो जीएसटी परिषद पढ़ना होगा हमें, और इसके लिए आपको 3 आर्टिकल पढ़ने होंगे संविधान में, अनुच्छेद। बस एक लाइन बता देते हैं, 2017 से, ये 2017 से 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है। और फिर अब तो समय समय पे इसमें सुधार भी होता रहता है। जीएसटी परिषद की यानी जीएसटी काउंसिल की कई बार बैठक हो चुकी है, तो हर बार जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन है इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तो होती है। आइए देखिए, ये जो जीएसटी है इसके लिए आप संविधान भी खंगालना पड़ेगा, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 101वां अमेंडमेंट एक्ट आया, तब क्या जोड़ा गया? जीएसटी। 101 शुभ माना भी जाते हैं तो कहीं वही तुरंत पहले 101 का 501 दे रहे हैं लोग। हाँ, 101 तो शुभ काम था, सरकार के लिए एकदम शुभ काम था ये 101 रुपया। और ये तो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के थ्रू क्या जोड़ा गया? 246 ए नया एक्ट 267, जहां तक हमें लग रहा है 269 ए, ये तो फिक्स है 266 ए है। और फिर 274 ए, सेवन 9 है। हाँ 279 होगा, 74 भी है। चलिए देख लेते हैं, ये तो एकदम फिक्स है ये दोनों अभी। तो 3 अमेंडमेंट किए गए, 3 अमेंडमेंट किए गए। जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? लगा है लेकिन पता नहीं। अब जो है, जो टैरिफ भरवाते हैं आप लोग मोबाइल में या फिर टॉप वाउचर, वो जीएसटी है। पहले उस पे था बिक्री कर लगता था, क्या लगता था? सेल टैक्स लगता था। अब वो जीएसटी है ना, तो ढेर सारा अब जीएसटी हो गए हैं, कोई बात नहीं। केंद्रीय बिक्री कर और व्यापार कर भी याद रखिएगा। जीएसटी के अलावा केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल टैक्स और केंद्रीय व्यापार कर, ट्रेड टैक्स। इतने प्रकार के टैक्स हैं जो अप्रत्यक्ष है। कौन कौन हुआ? जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय व्यापार, सेंट्रल सेल टैक्स एंड सेंट्रल ट्रेड टैक्स, है ना। ये जहां जहां सेंट्रल है मान के चलिए स्टेट का भी होगा, इसलिए लिखा है, नहीं तो लिखता नहीं। समझ पा रहे हैं ना? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छा है, इसलिए ना कि कम से कम दोबारा समझेंगे तो ठीक से समझेंगे। हाँ, अप्रत्यक्ष कर में राज्य का ही पढ़ते हैं, केंद्र का था ये, राज्य
राज्य के या राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका कौन कौन सा है? बहुत लंबी लिस्ट है। तो क्या जीएसटी राज्य भी लेता है? हाँ, एहू कहो जीएसटी। अब बतावा दो जगह बा। बिक्री कर भी होगा, व्यापार भी होगा, जब वहां केंद्र का लिखा था। तो व्यापार कर ये राज्य का हो गया, ट्रेड टैक्स। बिक्री कर, सेल टैक्स, बिक्री कर। अच्छा, एक चीज और, स्टाम्प लेते हैं आप लोग जब वहां जाए कचहरी उचहरी में, तो स्टाम्प या पंजीयन अगर आप करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसका भी शुल्क लगता है। तो स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, यानी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये किसका है? ड्यूटी है। देखिए, शुल्क भले लिखे हैं लेकिन है इंग्लिश में ड्यूटी। तो स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, यानी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ये आपका राज्य सरकार का लेती है। स्टाम्प पे वही लेती है, ध्यान रखिएगा, है ना। स्टाम्प उसी का है, राज्य सरकार। डीजल नाम सुने हैं? डीजल, पेट्रोल, इन सब की बिक्री पे टैक्स ही लेती है, सेल टैक्स इस पे। डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री पर कर, जब बेचेंगे तब टैक्स लेगा। इस पे ना डीजल पेट्रोल पे बहुत टैक्स, हर जगह जगह टैक्स है। इसीलिए आप देखते हैं स्टेट स्टेट में भी इसके रेट में अंतर आता है। राजस्थान में अलग रेट मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में अलग मिलेगा, तो बिहार में अलग मिलेगा, क्योंकि स्टेट भी अपना टैक्स अलग लगाता है और केंद्र का तो अपना अलग है ही। वाहन पे भी कर लगता है। वाहन जानते हैं ना, गाड़ी मोटर वाहन, आपको पता नहीं है लेकिन लगा हुआ है। जब आप गाड़ी लेते हैं तो लग जाता है। परिवहन जो आप है उस पे भी, गाड़ी अगर चलवा रहे हैं इस रोड से उस रोड उस, तो उतने समय के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है, टैक्स रहता ही है। तो परिवहन पे कर एक सरकार लेती है, उत्तर प्रदेश सरकार लेती है ना। तो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन पता नहीं चलता है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, पता नहीं चलता है। चुंगी कर हालांकि अब नहीं लेती है। ये चुंगी कर क्या है? एंट्री कर इसे बोलते हैं, यानी प्रवेश कर। देखिए, हम समझा दे रहे चुंगी कर, आप लोग खुद सोच के, कोई भी शहर है पुराना, जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, तो आप लोग सुनते होंगे चुंगी हर शहर में। कहीं भी जाइए, हर शहर में चुंगी है, और एक जगह नहीं है, कई चुंगी है। कोई बोलेंगे लल्ला चुंगी, तो कोई बोलेंगे ये चुंगी, तो ये चुंगी, वो चुंगी, अल्लाहपुर चुंगी, मार चुंगी है चुंगी। क्यों? यहाँ शिवपुर चुंगी तो बताएंगे, आशापुर चुंगी तो यहाँ चुंगी, तो वहाँ चुंगी, कितना चुंगी। तो हम बता रहे चुंगी कितना है। इधर देखिए, जैसे होता है कि इतना बड़ा जिला है, ठीक, और ये शहर का एरिया है, ये बाउंड्री है शहर की, ये गांव है ना। तो गांव से जब सामान सड़क के माध्यम से शहर में एंट्री करता है, जैसे ही शहर में एंट्री करेगा तो यहीं पे चुंगी होगी, सामान का शुल्क लिया जाएगा। तब आप शहर में काहे आएंगे, यहाँ बेच बाज के कुछ छीट छाट के निकल जाएंगे, तो साफ सफाई कौन करेगा? पैसा इसीलिए ले रहे हैं, बहुत फेंक फाक के चले जाते। तो ये खत्म हो गया, आज नहीं लेते हैं, लेकिन है ना राज्य सरकार का एंट्री टैक्स। और आप देखिए, जैसे बनारस की आइए हम बात करते हैं, आशापुर से आएंगे इधर वाले रोड से तो यहाँ ले लेंगे, बाबूपुर से आएंगे उधर तो शिवपुर ले लेंगे, उधर राजा तालाब की तरफ से आएंगे तो वहां ले लेंगे, हर जगह अपना ले लेंगे, या राजघाट पे ले लेंगे, मुगल सराय से आएंगे। इलाहाबाद में भी वही हाल है। इलाहाबाद में बनारस से जाएंगे ऐसे तो यहाँ जो गंगा पुल पार करेंगे, दारागंज से पहुंचे वहां चुंगी,
उधर से जब आए अफमों की तरफ से तो वहां बीच में चुंगी एक तो है प्रयाग के पास, मार चुंगी है चुंगी, तो शहर के बाउंड्री पे चुंगी है, ठीक ना। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। टैक्स लेते हैं, एंट्री कर है ना। विज्ञापन पर कर, आगे चल रहे हैं। विज्ञापन पर कर, विज्ञापन जैसे आप कोई ऐड करवा रहे हैं, कोई भी विज्ञापन करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उस पे जो टैक्स लगता है, अगर आप 4 लाख का विज्ञापन करा रहे हैं तो मान के चलिए कि उस पर टैक्स कम से कम 25-30 हजार 40 हजार तो सरकार की। तो टैक्स, हाँ, कर चोरी कर रहा है, और जो कर चोरी करता है वही तो है काला धन। हाँ, विज्ञापन पे कर जो है ये राज्य सरकार का है। और सुनिए, विज्ञापन तो ठीक है, बिजली जो है ध्यान दीजिएगा, बिजली कोई भी उत्पादन हो कहीं भी, लेकिन बिजली पे जो टैक्स है, बिजली पे टैक्स राज्य सरकार लेती है। ये ठंडा हो गया, बड़ा मजे का, और नीचे में फेंक ही रहा है थोड़ा ऊपर, अच्छा जा तो रहा है। बिजली पर कर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझा दे रहे हैं, बिजली पर टैक्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सरकार हर राज्य की लेती है। इसीलिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, उसके हाथ में था सारा सब कुछ, तो है नहीं, तो वो फ्री की थी थोड़ा 200-300 यूनिट तक, नहीं 200 यूनिट तक फ्री था। अब वैसे ही यूपी में भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। अब भाई जनता वहां की जो करे, कोई क्या कर लेगा, जनता, जनता से बड़ा जनता कौन। वही दिन भर दिखा रहे थे लोग, अब बताइए टाइल्स कितना आएगा, वो कितना महंगा आएगा, लगा रहे लोग, शीश महल बता रहे थे, तो क्या करना है सबको, जो भी एक मुख्यमंत्री है तो भाई उतना आवाज पे तो रहता है। हाँ, वो जनता को दिखाने के लिए बहुत बड़े लोग हैं, सब वही है, सबको है, किसी को, सब चीजें अपनी अपनी जगह है। आइए चलिए, बात नहीं, बात नहीं, शिक्षा उपकर और सट्टेबाजी पर कर, थोड़ा समझा है, बात नहीं, सट्टेबाजी पर कर, शिक्षा उपकर का नाम सुने, आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखिए, शिक्षा उपकर, यहाँ पे एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे। देखिए सट्टाबाजी, सट्टा खेलते हैं लोग, सट्टा होता है, ये सट्टा लीगल है, लेकिन जो चोरी छिपे बिना, जुआ भी, जुआ के लिए भी स्थान बना है, लेकिन ऐसे नहीं आप खेल सकते सार्वजनिक जगह पे बिना लाइसेंस के ना। तो सट्टेबाजी भी तो होती है, खुले होता है, लेकिन वहां करेंगे तब। अभी थोड़ी कोई भी अपना सट्टेबाजी कहीं चलाने लगा, कोई भी करने लगा, व्यापार चल रहा है, ऐसे थोड़ी है लीगली, वैसे नहीं लीगली है। तो सट्टाबाजी होती है, सट्टा होता है, और सट्टेबाजी पे जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार लगाती है, अभी भी ठीक ठाक लगाती है। तो ये है, ये उपकर क्या होता है हम बता दें। अब तो शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य भी जुड़ गया इसमें, आपको बता दें, अभी शिक्षा शिक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी इसमें जुड़ गया, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ले रहे हैं। हाँ, हेल्थ और एजुकेशन दोनों का उपकर लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, उपकर होता क्या है, आइए इसके बारे में बता दें। सेस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सेस, सेस, उपकर को क्या बोलते हैं, सेस। हाँ, तो एक सरचार्ज और एक सेस होता है, दोनों को हम समझा देते हैं तो थोड़ा शायद समझ में आ जाए, समझा दें।
आइए देखिए, सेस क्या है यानी उपकर, और अधिभार क्या है यानी सरचार्ज। थोड़ा समझ लीजिएगा। उपकर और सरचार्ज यानी अधिभार, थोड़ा समझिएगा तभी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए जैसे उपकर जो होता है, ये कर जो आप दे रहे हैं, टैक्स जो दे रहे हैं, उस टैक्स जिस आधार पे टैक्स दे रहे हैं, जिस आधार दर पे, जिस आधार पे लगा है टैक्स, जैसे आय कर है, ध्यान समझिए, आय कर है तो आय कर में आधार क्या है, इनकम है, इनकम टैक्स है, तो इनकम आपका आधार कर है, इसी आधार पे कर लग रहा है, बेसिक टैक्स है, बेस, यही बेस है, बेस टैक्स है इनकम, तो आधार कर बोला जाता है। तो जिस आधार कर पे आप टैक्स दे रहे होते हैं, उस कर के साथ ही, उस कर के साथ ही कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लिया जाता है, जो किसी विशेष कार्य के लिए लिया जाता है, किसी विशेष लक्ष्य या विशेष कार्य के लिए कर पर ही थोड़ा सा कर लगा दिया जाता है, यानी टैक्स पर ही टैक्स लगता है, लेकिन किसी विशेष लक्ष्य के लिए, किसी विशेष सेवा के लिए, सुविधा के लिए लिया जाता है कि उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो भारत में ये लक्ष्य तय हुआ है, पहले शिक्षा ही था, अब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए, उसमें नोट कर लीजिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा दोनों के लिए शेष दिया जाता है, आज लिया जाता है। कैसे, जैसे ये समझिए, इस समय 4% है, हमें जहां तक उम्मीद है, अब देखिए घटता बढ़ता रहता है, ऐसे समझिए। जैसे आपकी इनकम है, अब तो इनकम टैक्स का भी एरिया घट बढ़ गया, मान लेते हैं ऐसे कि 8 लाख आपकी इनकम है, कितनी है, 8 लाख, 8 लाख इनकम है आपकी, तो मान लेते हैं कि आयकर का बड़ा उटपटांग होता है, मतलब मान लेते 5 लाख तक इसको नहीं रुपया लग रहा है, 0% ऐसे रहता है, 5 लाख तक 0% है ना, फिर उसके बाद 8 लाख तक 5%, ऐसे समझिए, फिर 10 लाख तक 10%, ऐसे बढ़ता रहता है कहीं, तो मतलब 5 लाख तक 1 रुपया नहीं देना है आपको, आप कमा रहे हैं 8 लाख, इसका मतलब 3 लाख बचा, इस पे 5% दीजिए, जो 3 लाख बचा उस पे 5%। अच्छा, फिर उसके बाद 10 लाख कमा रहे हैं, तो जो 2 लाख है उसके आगे, उस पे 10% दीजिए, ये नहीं कि 10 लाख कमा रहे हैं तो 10% लग जाएगा, ऐसे नहीं लगता है, 5 लाख तक तो 1 रुपया नहीं लगेगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है ना, हम बताएंगे कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव, लेकिन आपको बताएंगे कि प्रोग्रेसिव और अनुपातिक, और फिर एक और आता है, तो प्रोग्रेसिव में पूरा प्रोग्रेसिव नहीं है, हाँ, रिग्रेस प्रोग्रेसिव भी नहीं है, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना ये रिग्रेसिव है, सही कह रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव यानी कुछ, देखिए 3-4 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है जो आय बढ़ी तो ये भी बढ़ा, एक होता है आय घटी तो घटा, एक होता है आय से लेना देना कुछ नहीं है, अपना 10% 10% 10% देना ही देना, हाँ, एक होता है कुछ देर तक बढ़ा फिर बराबर हो गया, फिर नहीं बढ़ा, कुछ देर तक बढ़ा फिर नहीं बढ़ा, तो वही वाला है ये, है ना, ये वही वाला है। अभी यहाँ छेड़ना नहीं चाहते, नहीं तो फिर दिमाग जाम हो जाए, जब हम छेड़ेंगे तो बताएंगे। तो अब देखिए, ये टैक्स मान लेते हैं कुल मिला के 50,000 दे रहा है, मान लेते हैं कितना, 50,000, ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स दिया 50,000 रुपए, अब इस पे उपकर लग जाएगा टैक्स पे 50,000 पे 4%, तो 50,000 का 4% कितना आएगा, अगर 1% रहता तो 500 आता, 4% आएगा 2,000, तो 2,000 रुपया इनको और देना, कितना देना होगा इनको रियल में, 52,000, यानी ये पूरे 10 लाख पे इनको कितना टैक्स देना होगा, 52,000, 50,000 देना हुआ इनकम टैक्स का, और इस पे जो उपकर लगा है शेष,
वो 2000 देना होगा। तो जो उपकर है वो कर पे लगने वाला कर है, टैक्स पे लगने वाला टैक्स है। ये ब्याज है, उस ब्याज पे ये ब्याज नहीं मार देंगे, टैक्स पे टैक्स है। ये ब्याज आ रहा है क्या निकल के? उनका तो पैसा चल गल बेचारे, कौन ब्याज है? हाँ ठीक है, वो तो चक्रवृद्धि वाला है, वो अलग मैटर है। यहाँ पे टैक्स देना है, लेकिन ये टैक्स के साथ ही दिया जाता है, इसके पीछे रहस्य यही होता है। और दूसरा रहस्य, किसी विशेष लक्ष्य के लिए लिया जाता है, और ये पैसा ना उसी लक्ष्य पे खर्च होगा। आपको हम बता दें, उपकर का पैसा बांटा नहीं जाता है, जो वित्त आयोग डिवाइड करता है पैसा ना, ये नहीं बांटा जाता। जिस लक्ष्य के लिया गया है उसी को, उस लक्ष्य को पूरा करना है। ये पूरा पैसा उठा के शिक्षा और उस पर दे दिया जाता है, चिकित्सा पे, है ना। तो ये विशेषता होती है उपकर की, कि ये किसी लक्ष्य के लिए लिया जाता है, किसी विशेष लक्ष्य के लिए लिया जाता है, और उसी लक्ष्य पे पूरा किया जाता है कोई ना कोई। और दूसरा इसमें विशेषता होती है कि इसके साथ ही ये लिया जाता है और टैक्स लिया जाता है, परसेंटेज साथ में ही लेते हैं। ये सरचार्ज क्या होता है? अधिभार। ये होता है ना कि अगर कोई बहुत अधिक इनकम हो रही है, ध्यान दीजिए, तो बहुत ज्यादा अगर इनकम हो तो कुछ देर तक तो ठीक है, टैक्स दिए टैक्स दिए टैक्स दिए, उसके बाद उन पे सरचार्ज लग जाता है, न देने या अन्य कार्यों के कारण। ऐसे समझिए, जैसे आप कभी बिजली बिल मत जमा करिए, 2-3 साल बीत जाने दीजिए, अब तो कट ही जा रहा है, पहले नहीं कटता था, हम बता रहे हैं, हम खुद देखे। तो हर बार टैक्स मान लीजिए आपका जुड़ के 300, 400, 500 ऐसे ऐसे हर महीने आ रहा है, इकट्ठा हो गया 10,000। कितना? 10,000। और कितने साल का हुआ? 2 साल का, मान लीजिए। अगले बार क्या होगा? 10,000 तो ये टैक्स था, और उस पर जोड़ देगा 4,000 सरचार्ज, अधिभार। तो 4,000 क्या है? आप टैक्स नहीं दिए, इसलिए आप पे भार डाल दिया गया एक्स्ट्रा। ये कोई टैक्स वैक्स नहीं है अधिभार। अधिभार होता है जनरली कि आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप पे एक्स्ट्रा बर्डन लादा जाता है। तो ये 4,000 अधिभार लगा दिया, क्यों? आप समय से जमा नहीं किए, इतने दिन बीत गया, अधिभार इसलिए लगा रहे हैं कि आप पे अधिभार नहीं लगाएंगे तो आप पता नहीं जमा करें कब करें, डर के मारे कि बाद में सरचार्ज लग जाएगा, इसलिए समय से जमा करते हैं। समझ पा रहे हैं? ये अधिभार, तो ये भी टैक्स पर ही लेते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा लगाते हैं, आप पे बोझ डालते हैं कि आप समय से टैक्स दे दें, इसलिए नहीं तो सरचार्ज लग जाएगा। ये तो भाई साथ साथ ही लग रहा है, ये तो कंपलसरी है, टैक्स दे रहे हैं तो यो देंगे। क्लियर? इसका कोई लक्ष्य थोड़ी होता है कि आप कुछ लेके हम इस पे खर्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसका उद्देश्य ये रहता है कि आप समय से जमा करिए, ज्यादा दिन डिले मत करिए। ठीक? तो ठीक है, ये राज्य सरकार का तो हो ही गया सारा खत्म। अब हम लोग कल गैर कर राजस्व देखेंगे, यानी उत्तर प्रदेश का और मतलब राज्य का और केंद्र का सारा कर हम लोग देख लिए। गैर कर देखेंगे, यानी जिसमें इनकम हो रही है सरकार की बिना टैक्स के। सट्टा होता है भाई, खेलते हैं, जुआ की तरह होता है कि इस मैच पे छक्का जाएगा तो हमें 20,000, इंडिया जीतेगा तो 30,000। सट्टा लगा दिए 2 लोग, वो जीता तो हम, हारा तो बात खत्म। वही है सट्टा, जिसको बाजी वजी बेट बोलते हैं हम लोग आप भाषा में। तो फिर और कुछ नया थोड़ी, आम भाषा में जिसको हम लोग बाजी वजी बोलते हैं वही सट्टा है।